नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी उन्माद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, वह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी। नहीं तो आज मैं भी किसी अंधेरी गली में किसी अंधेरे मकान के अंदर जिंदगी के दिन काटता होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागेश्वरी ने सिर झुकाए हुए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता ही मानूं। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गंवारिन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक ना जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गंवारिन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को न्यौछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलासप्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे वह निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की, कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दिख नहीं पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता था तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिसमें मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी ना हो। तुम्ही मेरी देवी हो और तुम्हारी बदौलत ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूँगा वागी। और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार हैं मानू। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी ना था। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूँ बहुत ही अल्पभाषी, बहुत रूखा आदमी था और शायद वागेश्वरी के मन में उसकी शुष्कता पर दुख भी हुआ हो। पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर से लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बातचीत हो रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी उम्र देवी जी की नाज बरदारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे भी विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का द्वार बंद कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभारिया स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागेश्वरी मनहर की नम्रता और सहन ना कर सकी। वह किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था।
धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत से साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उनका अध्ययन किया। इसके बाद उसने उस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया। उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई। यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की और यह सब कुछ वागीश्वरी की सत्प्रेरणा का सुफल था। मनहर की इच्छा थी कि वागीश्वरी भी साथ चले, पर वागीश्वरी उनके पांव की बेड़ी न बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, चतुर है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो कि उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मनोयोग और तपस्या के बूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार के रूप में लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक आबाद संपत्ति थी। जिसने किसी रमणीय को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी तुम्हारी सहधर्मिणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुंसहाल न होगा। अतएव वहाँ लोग रूप को व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहाँ कोई स्थान ही न रहा। वागीश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों पर ना पहुँच सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागीश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि उसकी भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले लाभ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यप्रद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदिनी अंग्रेजी युवतियों के सामने वागीश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती। इस विद्युत प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि शने शने उसका वह मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। यह भी एक रमणीय की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य पर पहुँचेगा। इसके सिवा और कोई उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठाना था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा यह कोई नहीं कह सकता था कि अंग्रेज नहीं है। लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा दिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणीय बैठी हुई उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपका पड़ता था। भारत के अद्भुत वृत्तांत सुन सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जैनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा और कहीं देखने को ना मिलेंगे। लाल रंग के कामदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालदार बुर्खा, घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरियां लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई। जैन,
मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है। उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। जैनी, यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुनी अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दो दो चार चार गहने ना हो। जैनी, तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी। तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गो राउंड पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मज़ा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट रोती है जैसे मातम कर रही है। जैनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं चली जा रही है। फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वह काले पानी भेजी जा रही हो। जैनी, मैं तो इस तमाशे में खूब हंसूं। मनहर, हंसने की बात ही है। जैनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। मनहर, अजी, कुछ ना पूछो। पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसका गला घोंट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जैनी ने जोर से कह कहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबिल हॉरिबिल, क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, वह अब इस संसार में नहीं है जैनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वह मेरे बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा झलती थी। जैनी, मुझे तो विश्वास नहीं आता। बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ ना पूछो। दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी ना थी मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जैनी, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीर हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। जैनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी ना दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जैनी। जैनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? मनहर, विवाह ना करता तो माँ बाप जहर खा लेते। जैनी, वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और करती क्या, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन। घर से बाहर न निकलने पाती थी मगर प्यार हम में से किसी को न था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी। जैनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिसता होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वह दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आँखों में अब भी फिर रही है। जैनी, अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वह इन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते
कि उन बेचारों को कोई जॉब न सूझता। एक बार वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक भी हुए थे। उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज़ आती थी, यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे सद्भाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेस मात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग कर चुके थे। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काम में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, पर उसमें एक भी हिंदुस्तानी न थी। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नीयत के इतने शेर थे जितने दिल के कमज़ोर। हालांकि परिणाम दोनों दशाओं में एक सा था। यह मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह न किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विश्वास और उल्लास की टोह रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाग लगाए और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाए। उनकी व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि में यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे हुए बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कमरे में कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ड ने जेनी के लिए एक कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि मैं कल अपना वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरियों का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हेय है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक ना एक समय ऐसा आ जाता था कि फिर रुककर जाना पड़ता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बॉल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा। जेनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण पत्र क्यों दिलाया था? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना चेलर होने पर भी मैं उस आनंद की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता था। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बेचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, तुम बड़ी कठोर हो जेनी।
तुम्ही क्या रमणियाँ सभी कठोर होती हैं? मैं कितनी ही परवशता दिखाऊं, तुम्हें विश्वास ना आएगा। मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जैनी, तुम में अनुराग हो भी तो रमणियाँ ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। कावर्ड, फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जैनी, मैं किसी की मजबूरी को नहीं मानती। मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने को एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। मैं दफ्तर और काम के हिले नहीं सुनना चाहती, इसी कारण तुम अब तक झींक रहे हो। कावर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जैनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, यह कल तक मुझे खुद न मालूम था। कल आप ही आप मालूम हो गया। जैनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा, तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया? तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी सुनूं, क्या कारण था? कावर्ड ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी ना मिली थी जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जैनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती। तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। कावर्ड, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी। जैनी, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? कावर्ड, हृदय से जैनी, मैं उस अवसर की ताक में बैठा हूँ। उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? जैनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी, सब कुछ कावर्ड के हाथ में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया, लगा मुझसे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए हैं, गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई है, पर अभी तक आपको इश्क का खप्त है। आप अपने को एक ही रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई है। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफ़र की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जैनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जाति अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा, वहाँ से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बम्बई में था, वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता, प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो अंग्रेजी था ही, घर वालों से भी संबंध विच्छेद हो गया था। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, उन्हें खोलकर पढ़ता भी न था। भारत में उसे हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जैनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी, यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था
उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक्चतुर जैनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे अमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती भी थी, और मनहर उसकी कपट लीला का शिकार बनता रहता था। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट कि छाती पर सवार, कभी इतनी दूर की योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कठोर, कभी प्रेम विवल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर तथा जैनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है। यह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर कि वह जैनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में अवश्य भूमिष्ठ होकर रहेगा, और ऊंचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था, और उसी विचार पर वह अब तक स्थिर थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान न दे सकती थी, पाषाण प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती थी। अगर मनहर अपनी गाड़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो उस पर कोई एहसान न करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और फल को भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों में जाना छोड़ दिया, पर जैनी पूर्ववत सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ न जाने से लेस मात्र भी दुख या निराशा न होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न होती। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड ही में शुरू कर दिया था। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मुआमले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला बहुत संगीन था। उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था, मगर जैनी अपने सैर सपाटे में मगन थी। आखिर एक दिन उसने कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जैनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूँ। इस पर भी तुम अपनी विलास वृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी जैनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी यह गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जैनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या तुम समझते थे
मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूँगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊँगी। मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता की इतनी मोटी सी बात मालूम नहीं तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूँ और हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हदबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष के घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था! पद लालसा के उस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रभाव में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं रखते। वह विस्मृत सत्य इस समय आपने दारुण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जैनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखा। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व करता था, जिन्हें पाकर वह अपने को धन्य मानता था, अब परीक्षा की कसौटी पर आकर नकली पत्थर सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई प्राण न पाती थी। अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी। और अब उसे फिर उसी टूटी झोपड़ी की याद आई जहाँ उसने शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। यह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियाँ तुच्छ सी जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था, दूसरा जैनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जैनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब मैं छोड़े जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों पत्रों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहाँ से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि इस पत्र से उसे जरा भी घबराहट न हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वह अब तक यहाँ न होता। कब का यह स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा था कि वह केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जैनी ने स्थिरचित होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई।
मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही जोर से ठट्टा मारकर हंसा। जैनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध या प्रतिकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों में जैसे रक्त उबला पड़ता था। जैनी ने समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज़्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने निष्ठुर तो कभी ना थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज सैर कर आएं। उसी नदी के किनारे तुम अपना वही प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूँ। क्या कहती हो? मैं बेमुरोवत हूँ? यह तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे ना रुलाया हो। जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम यह क्या ऊल जलूल बक रहे हो? वागी यहाँ कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर अपरिचित भाव से देखकर कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह ना मानूंगा वागी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ मैं तुम्हारे लिए फूलों की एक माला बनाऊंगा। जैनी ने समझा, यह शराब बहुत पी गए हैं, एक झक कर रहे हैं। इनसे इस वक्त कुछ बातें करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी, यहाँ उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट सी लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती। उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश न किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसे जीवन में प्रकाश फैलाती रहती थी। दूसरे दिन जैनी ने जाकर उससे कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तुम कौन हो? जैनी, क्या मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्द भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जैनी ने और अधिक बातचीत न की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा ली और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी। जितनी वह समझती थी, मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इस घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ? मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की मानसिक दशा में कोई अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का उसका जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता न था। 5 साल बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था। बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की अवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह बिकी। फिर गहनों की बारी आई।
यहाँ तक कि अब केवल आकाशीय वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ, जीर्ण, विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट निकाल लिया। आंखों पर विश्वास न हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय से हृदय में फुलेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी, जरा कुएं पर जाकर देखो, कोई आया है। सास ने कहा, तू पानी लाने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना। कोई सिपाही प्यादा होगा। अब उनके सिवा और कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानू? क्या तुम बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ। मैं बड़ी दूर से पैदल चला आ रहा हूँ। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़े। किस ठाठ से आया है? बड़े ऊंचे पद पर है, हजारों रुपये पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना। मेम भी साथ आई है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बड़े हुए, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी बड़े ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास करके कहा, मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, तुम विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत? विलायत कौन गया था? अरे, भंग तो नहीं खा गए हो? तुम विलायत नहीं गए थे? मनहर मूर्खों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी, तुमको वजीफा नहीं मिला था? यहाँ से तुम विलायत गए थे। तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब तुम कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की ओर आंखें फाड़कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होश हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने से पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के हर एक आदमी को पहचानता था। सब से नम्रता और प्रेम से बातें करता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता था जो बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले किसी बेतकल्लुफी हो। वह प्रेम का सौंग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी न किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में संकोच न था। वह जो बाजार से साग भाजी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियाँ फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हुई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, बल्कि माल भी बरामद करा लिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी हो जाती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते थे।
इस तरह उसकी जीविका और दिलजोई की एक व्यवस्था हो गई। वह अब वागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते थे। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो इतना ही, यही सनक उसे सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता था, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ गिलानी भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। दौर पर हॉर्न की आवाज़ सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो उसे कभी देखा ही नहीं। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह मुझसे छिपकर क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे सावधान कर देते। छिप कर चले आने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वह भी हाथ से निकल गई। मनहर काठ के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट के बादल आए वह सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को किसी तरह ठाठस देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की है। वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो वह न कुछ देख रहा है न सुन रहा है। सहसा वागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यह मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला गया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो तुमसे किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। वागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जैनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। वागेश्वरी, कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद नहीं। आपको तो यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जैनी, महीनों के बाद इनके घर का पता चला। वहाँ से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जैनी ने तिरस्कार करके कहा, क्यों? क्या आप इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपनी आत्मा को भूल गए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो वह बीमार थे, अब स्वस्थ हैं। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। यह चाहें तो अब भी इन्हें वह जगह मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। विचित्र अवश्य है। आप क्या इनकी बहन हैं? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। यह मेरे स्वामी हैं। जैनी पर मानो वज्रपात सा हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया
और मन में छिपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। जैनी उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है, इसने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझसे इसने कहा था मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है, यह पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसे सजा कराऊंगी। क्रोधावेश के कारण वह कांप उठी, फिर रोती हुई बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने ही इसे जगह दिलाई, मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैस में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी यह दशा ही क्यों होती। जैनी ने तैस में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त मनहर की माँ दोपहर की नींद सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न की आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा, यह आपकी बहू है? बुढ़िया तिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? यह मेरी बहू बनने योग्य है बंदरिया। लड़के पर ना जाने क्या कर करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जैनी एक क्षण तक खून भरी आंखों से मनहर की ओर देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जैनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।